दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 198 एवं 199। धानी के बेहोश होने के बाद फैमिली डॉक्टर धानी का चेकअप कर रहे थे। सब खामोशी से खड़े थे। क्या हुआ इसे डॉक्टर? शायद ज़्यादा पैनिक हो गई, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई है। हाँ, इसे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया था। नॉर्मली इसे तो इतना गुस्सा नहीं आता है। अरविंद जी की आवाज़ में चिंता थी। कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या? बड़ी नहीं सक्सेना, भारी प्रॉब्लम है। क्या मतलब हमारी बहू ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं, अभी तो ठीक नहीं होगी। ठीक होने में महीनों लग जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। अंकल, कोई बिग प्रॉब्लम है तो मैं इसे लेकर हॉस्पिटल चलता हूँ। नीरज परेशान होते हुए बोलता है। सोचा था बाप मूर्ख होगा, बेटा तो समझदार होगा, लेकिन बेटा भी बाप जैसा ही निकला। अधेड़ उम्र के डॉक्टर नीरज को देखकर हंसते हुए बोलते हैं। क्या मतलब डॉक्टर, तो यहाँ इलाज करने आया या हंसी मजाक करने आया है? अरविंद जी डॉक्टर साहब के दोस्त थे, इसलिए डॉक्टर साहब का दोस्ताना व्यवहार था। अरे मिठाई सिठाई खिलाओ, खुशखबरी है। तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है सक्सेना। तुम फिर से दादा बनने वाले हो। मैंने ब्लड ले लिया है, 2 घंटे पर रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन मैं कंफर्म हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। शायद 5 वीक की प्रेगनेंसी है, इसलिए इनको भी नहीं पता चला है। डॉक्टर साहब धानी को देखते हुए बोलते हैं। अब कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना अंकल? नीरज को विश्वास नहीं हो रहा था। धानी की बातें सुन सुनकर उसे भी लग रहा था कि वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। बल्कि उसने तो मन भी बना लिया था शरद के थोड़ा बड़ा होते ही बच्चा अडॉप्ट करने का, क्योंकि वो अभी शरद के ऊपर ध्यान देना चाहता था। बताओ भला, ये बातें भी मजाक में की जाती है? सच में तुम बाप बनने वाले हो? अरे सक्सेना, लाओ मिठाई। या भाभी जी तुम्हारे डर से घर में मिठाई भी नहीं रखती हैं? नहीं नहीं भाई साहब, हम अभी लेकर आते हैं। आराधना जी अपने आंसू पोंछते हुए किचन की तरफ जाती है। ये खबर सभी के लिए खुशी की लहर लेकर आती है। डॉक्टर, इसे होश कब तक आएगा? 2-3 घंटे में आ जाएगा, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, बहुत कमज़ोर है, इसलिए खान पान पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और हाँ, इस समय मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, इसलिए चिड़चिड़ा स्वभाव होना स्वाभाविक है। जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश करना। हाँ डॉक्टर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए। अरे भाई, मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो? थैंक यू अपने बेटे बहू को बोलो। खुशखबरी इन दोनों ने सुनाई है, मैंने नहीं। अब इस उम्र में क्या खुशखबरी सुनाऊंगा। चलो अब मैं निकलता हूँ। कल इन्हें हमारे अस्पताल लेकर आ जाना, कुछ जांच करनी है। ठीक है। भाई साहब मिठाई। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब प्लेट में से मिठाई उठाते हैं, जिसे अरविंद जी उसके हाथ से छीन लेते हैं। दूसरा का इलाज करते करते अपना दुख भूल गया क्या? ये ले। अरविंद जी थोड़ा सा मिठाई तोड़कर उसे देते हैं। अरे लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी है, खाने देना। नहीं, अभी बताऊं तुम्हारी पत्नी को? क्यों ज़िंदगी में जहर घोल रहा है? ले खुश रह। डॉक्टर साहब मिठाई में से थोड़ा और मिठाई तोड़कर नीचे रख देते हैं। थोड़ा सा खाते हुए बाहर निकल जाते हैं। अरविंद जी डॉक्टर साहब को विदा करते हैं। आराधना जी सबसे पहले जाकर ठाकुर जी को धन्यवाद करती है। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ईशानी मुस्कुराते हुए बोलती है। नीरज हल्के से मुस्कुराकर रह जाता है। ये खबर
उसके अंदर एक अजीब सा एहसास को भर दिया था। एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा था। भाई आप खुश नहीं हैं? रिया नीरज के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछती है। हाँ, मैं क्यों नहीं खुश रहूँगा? नीरज तुम जाओ, खाना खा लो, मैं धानी के पास हूँ ध्यान रखने के लिए। नहीं माँ, मैं हूँ यहाँ इसके पास, बहुत डांट दिया था। आप लोग जाइए। इसे ले जाऊँ ऊपर वाले कमरे में, आप लोग को आराम करना होगा। नहीं, पूरा घर तो खाली ही है, इसे यहीं आराम करने दो। शरद नहीं, चलो बाहर। नन्हा शरद ईशानी के गोद में से उछल रहा था नीरज के पास जाने के लिए, लेकिन ईशानी उसे डांटती है और दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ते हुए बाहर ले जाती है। नन्हा शरद कमरे से बाहर निकलते ही चिल्लाने लग जाता है। उसके रोने की आवाज़ नीरज को भी सुनाई पड़ती है। वो उठकर बाहर आता है और शरद को गोद में ले लेता है। भाई मैं इसे संभालती हूँ ना, आप भाभी के पास जाइए। नहीं, मैं इसे संभाल लूँगा, इसका फीडर दे दो। नीरज दूध का बोतल उठाकर कमरे में चला जाता है। शरद नीरज के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है। नीरज का ध्यान धानी पर ही था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। झुककर उसके माथे पर होठ रख देता है। आई एम सॉरी, ऐसी हालत में मैं तुम पर इतना चिल्लाया। पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा हुआ जाता है और हमेशा गुस्से का शिकार तुम ही होती है। लेकिन अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं नन्हा शरद नीरज का ध्यान बढ़ते हुए देखकर रोने लग जाता है। बस नीरज का ध्यान उस पर ही रहे। तभी नीरज का रखा हुआ फ़ोन बजने लग जाता है। नीरज फ़ोन साइलेंट करते हुए उठा लेता है। कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। मतलब इतनी जल्दी तुम्हारे पास खबर कैसे पहुंच जाती है? भाई आप कितनी बार बाथरूम जाते हैं ना, मेरे पास ये खबर भी होती है। यही करने के लिए तो मंसूरी गया है। हाँ भाई, आपकी खबर रखना ही तो मेरा मेन काम है। भाभी को होश आया? नहीं, डॉक्टर ने कहा है 2 घंटे में आ जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। भाभी बहुत डेस्परेट थी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। आज तो बहुत तमाशा भी किया है और फिर बेहोश होकर गिर गई। भाभी का ध्यान रखिएगा। मुझे अपना भतीजा भतीजी बिल्कुल सुरक्षित चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कौन आएगा? मुझे क्या पता। अरे आपने सोचा तो होगा ना कि बेटा चाहिए कि बेटी। आपने कभी ना कभी फैमिली प्लानिंग किया होगा ना। नीरज को वो दिन याद आता है जब वो धानी लड़ रहे थे बेटा बेटी कहकर। बेटी। नीरज यही सब सोचते हुए बेधानी से बोल पड़ता है। ओह, तो बेबी गर्ल की प्लानिंग है। बकवास बंद कर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। जो देखा होगा देखा जाएगा। वैसे भाभी को क्या चाहिए था? जब उसे होश आएगा तो पूछ लेना। हाँ, उनसे तो 1 मिनट में उगलवा लूँगा, उनसे बात निकलवाना कौन सी बड़ी बात है। शरद। नीरज अतुल से बात करने में व्यस्त हो जाता है और हमारा नन्हा शरद कमरे से निकलते हुए बाहर गार्डन में चला जाता है। बाहर पौधों में पानी पटाने के लिए पाइप रखी हुई थी। बस पाइप उठाते हुए गंगा स्नान कर लेता है। क्या है ये? अभी आपने थोड़ी देर पहले नहाया था ना। भाई मेरे बेटे को डांटिए मत, मुझे बुरा लग रहा है। अतुल दूसरी तरफ से बोलता है। बुरा लग रहा है तो आके कपड़े बदल दे इसके। नीरज शरद को गोद में उठाते हुए कमरे में आ गया था। फ़ोन को बेड पर रखते हुए उसके कपड़े उतारने लग जाता है ताकि उसे ठंड ना लगे। क्यों, फिर आप क्या करेंगे? हाँ, मेरे पास कोई काम है कहाँ इसके डायपर बदलने के अलावा। बहुत बदमाश होता जा रहा है ये। हाँ, तो बदमाश भी तो आपने ही बनाया था ना, मेरा लिटिल चैम्प। अतुल का आवाज़ सुनकर शरद खिलखिलाकर हंस पड़ता है और फ़ोन की तरफ देखने लग जाता है।
नीरज उसका इशारा समझ जाता है और अतुल को वीडियो कॉल मिला देता है। हमारा गोलमोल सा सरस सफ़ेद तौलिया में लिपटा हुआ बैठा था। हाय मेरा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है। डरा को पुच्ची दो, दो पुच्ची। शरद अपने नन्हे हाथों से मोबाइल पर मारने लग जाता है। मिल गया पुच्ची, ऐसे ही अपने बाप को थप्पड़ मार और देख पुच्ची कैसे करते हैं। नीरज अपना गाल शरद के सामने कर देता है, इस पर हमारा नन्हा शरद थप्पड़ बरसा देता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से अतुल खिलखिलाकर हंस पड़ता है। बस बेटा, तू ही मेरा बेटा है। नीरज गुस्से से शरद को देखता है, जो बदले में अपने निश्चल मुस्कान भी खेल रहा था, जिसे देखकर नीरज के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। नीरज उसे लेकर बाहर आता है। ईशानी, इसने कपड़े गीले कर लिए। हे भगवान, इसने फिर से कपड़े गीले कर लिए। सुबह से 4 बार बदल चुकी हूँ मैं इसके कपड़े। कभी भगवान घर में गंगाजल से नहा लेता है, तो कभी पीछे पानी से। बाथरूम में ऐसे भागता जैसे पता नहीं कौन सा खजाना छुपा हुआ हो। पता नहीं इसकी पानी से कैसी दोस्ती है। ईशानी उसे कपड़े पहनाते हुए बोलती है। बदले में हमारा नन्हा शरद एक दांत दिखाते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ता है। अब उसका एक दांत भी निकल गया था, जिससे वो सबको शिकार बनाता था। धानी को जब होश आता है तो खुद को नीरज के बाहों में पाती है। वो अपनी आंखें खोलकर देखती तो नीरज उसे बाहों में भरे हुए दूसरे हाथ से मोबाइल चला रहा था। कसमसाते हुए उठने लग जाती है। उसे हिलते हुए देखकर नीरज का ध्यान उस पर जाता है। डोंट मूव, हिलना मत। नीरज अपना मोबाइल रखते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोलता है। क्या हुआ? आप अब भी हमसे नाराज़ हैं? हमें माफ़ कर दीजिए, पता नहीं हमें क्या हो गया था। हमने आपको परेशान कर दिया। हम बाहर जाकर सबसे माफ़ी मांग लेते हैं। आप सब बहुत परेशान हो गए ना हमारी वजह से? हाँ, बहुत परेशान हो गया था और परेशान होने वाला हूँ, इसलिए अपना ख्याल रखो। कुछ चाहिए तुम्हें? चाय, पानी, खाना? नहीं, भूख नहीं है हमें। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? तब भी खानों को देख ज़्यादा रही थी और खा कम रही थी। तुम आराम से लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। धानी आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। हमेशा नीरज उसे डांट कर खाने के लिए कहता था, कभी थाली परोसकर उसके प्यार से खाने के लिए नहीं कहता था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? आराधना जी खाने का ट्रे लेकर अंदर आते हुए बोलती है। नीरज उससे दूर होकर बेड से उतर जाता है। हम ठीक है मम्मी जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कैसे चक्कर आ गया। ये सब हमारे गुस्सा करने की वजह से हुआ है। गुस्सा करने की वजह से नहीं, हमारे आने वाले पोता पोती की वजह से हुआ है। हाँ मम्मी जी, आप ठीक ही कह रही हैं। बोलते बोलते धानी की जुबान लग जाती है। जब आराधना जी की बातों की उन्हें समझ आती है। क्या 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 कहा आपने मम्मी जी? यही कि हम दादी बनने वाले हैं। तुमने हमारा मान बढ़ा दिया है। धानी की रिपोर्ट्स आ गई थी और कंफर्म हो गया था कि वो प्रेग्नेंट थी। नहीं नहीं मम्मी जी, ये सच नहीं है। हमें ये खुशी नसीब नहीं हो सकती है। जब इंसान किसी खुशी के लिए तरस जाता है और जब उसकी ज़िंदगी में वो खुशी आती है, तब उसे विश्वास नहीं होता है कि ये खुशी उसकी झोली में भी आ सकती है। नहीं मेरी पगली, ये सच है। तुम्हारे ठाकुर जी ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। आराधना जी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोलती है। धानी रोते हुए उनके गले लग जाती है। आराधना जी भी उसे अपनी ममता के आंचल में समेट लेती है। नीरज के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान आ जाती है। अपने पैरों पर किसी की पकड़ महसूस होती है। नीचे देखता है तो शरद उसका पैर पकड़कर बैठा हुआ था। नीरज उसे गोद में उठाते हुए दोनों गालों को चूम लेता है। मन तो था धानी के गालों को चूमने का, लेकिन इतने लोगों के बीच ये संभव नहीं हो पाता है।
अब अपना अच्छे से ध्यान रखना, और जैसा आज किया है ना दोबारा मत करना, नहीं तो बच्चे को नुकसान होगा। अरविंद जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बड़े पापा, भाभी की क्या गलती है? अब इतने गुस्से वाले इंसान का नया वर्जन आने वाला है, तो वो तो अपना रंग दिखाएगा ना। रिया की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। नीरज घूर कर उसकी तरफ देखता है। देखिए मुझे किस तरह से घूर रहे हैं भाई, इनका औलाद भी हम सबको ऐसे ही घूरेगा। बहुत बोलने लगी हो तुम, लगता है शादी 1 साल के लिए और पोस्टपोन करनी पड़ेगी। भाई, सब दोनों को देखकर हंस पड़ते हैं। धानी को खिलाकर सब कमरे से बाहर चले जाते हैं। धानी नीरज के बाहों में लेटी हुई थी। आप खुश नहीं हैं? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अब तक आपने हमें मुबारकबाद नहीं दी है। मैं भी बाप बनने वाला हूँ, तो तुम्हें मुबारकबाद क्यों दूँ? हमें चाहिए मुबारकबाद। धानी अपने होठ बाहर निकालते हुए बोलती है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आप क्या सोच रहे हैं? आप सच में खुश नहीं है ना? ये क्या खुश नहीं लगा रखा है? मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा? क्योंकि आपको बच्चा नहीं चाहिए था। मैंने कब कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए? दिन रात तुम मुझसे कहते रहते थे कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, अभी सही समय नहीं हुआ है। धानी में वो इसलिए कहता था ताकि तुम परेशान ना हो, और तुम्हें ये ना लगे कि तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हो। तुम ऑलरेडी इतनी परेशान थी। अगर मैं भी तुम्हें ये कहता कि मुझे भी बच्चा चाहिए, तो तुम और डिसपॉइंट हो जाती। मुझे भी तुम्हारी तरह एक प्यारी सी बेटी चाहिए। नहीं, हमें आपका छवि चाहिए। नहीं, शरद है ही हमारा बेटा। हमें बेटी चाहिए। तो बेटी हम दोबारा कर लेंगे ना? व्हाट? अब तुम दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रही हो? हाँ, जब हमारा बेटा 2.5-3 साल का हो जाएगा तब हम दूसरा बच्चा करेंगे ना। मन तो हमारा 3 बच्चे करने का है, लेकिन फिर संभाल नहीं पाएंगे। अपने और मानों पर कंट्रोल लगाओ। एक बेबी मीन्स एक बेबी। ऑलरेडी इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, और तुम चाहती है मैं और बढ़ा दूँ? अरे हमारे 2 बच्चे से थोड़ी ना जनसंख्या बढ़ जाएगा। तुम्हारी तरह ही सबकी सोच होती है, और इसी तरह से दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एक बच्चा तो सिर्फ एक बच्चा, समझी? अब फिर से हमें डांट रहे हैं। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हमारी एक प्रिंसेस आएगी और हमारी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी, और मैं इस टॉपिक पर कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें माँ बनना था, बन रही हो, खुश हो जाओ। आप नहीं है ना खुश? फिर से नहीं खुश। नीरज का गुस्सा सर पर चढ़ जाता है। कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाला होता है, लेकिन धानी का चेहरा देखकर शांत हो जाए। दांत पीसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। मैं कैसे समझाऊं कि मैं खुश हूँ? वो हमने टीवी में देखा था। क्या? जब औरत माँ बनने वाली होती है ना, तो उनके पति पेट पर कान लगा कर सुनते हैं। धानी, अभी मैं तुम्हारे पेट पर कितना भी कान लगा लूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। जब बेबी मूव करेगी तब सुनते हैं, अभी नहीं। चलो अब सो जाओ। लेकिन हमें तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही है। सच में धानी आज से ज़्यादा ज़िंदगी में कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। आप हमें कोई कहानी सुनाइए ना। मैं और कहानी? मैं तुम्हें इतना फालतू दिखाई देता हूँ? नहीं, आप तो बहुत व्यस्त इंसान हैं। हम ही आपसे ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। रहिए अपने फ़ोन और लैपटॉप के साथ व्यस्त। धानी उसके बाहों से निकलते हुए रोते हुए पलट जाती है। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि हमें रोना आ रहा है। हर गर्भवती महिला के को पति बहुत प्यार करता है, एक हमारे पति जिन्हें गुस्सा करने से फुर्सत ही नहीं है।
लेकिन मैंने तुम पर गुस्सा कहाँ किया है? अभी भी आपका चेहरा गुस्सा वाला बना हुआ है। मेरा चेहरा ही ऐसा है, अब वो तो नहीं बदल सकता हूँ ना। आओ इधर। नीरज उसे वापस बाहों में ले लेता है। तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? नहीं। ठीक है, मेरे पास एक ट्रिक है। नीरज अपनी उंगलियां उसके बालों में घुमाने लग जाता है। बचपन में जब भी मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो मम्मा मेरे बालों में ऐसी उंगली करती थी और मैं आराम से सो जाता था। माँ जी बहुत अच्छी थी ना? हाँ, तुम्हारा और उनका बहुत बनता। मम्मी जी भी बहुत अच्छी, वो हमें बहुत प्यार करती है। धानी आराधना जी को याद करते हुए बोलती हैं। हाँ, वो भी अच्छी है। अब अपनी आंखें बंद करो, तभी नींद आएगी। धानी झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन खुशी से उसके मन में अनेकों विचार चल रहे थे। कैसे ये 9 महीना गुजरेगा, कैसे उसके हाथ में अपना अंश आएगा, वो पल कितना सुखद होगा। सोच सोच कर उसके चेहरे पर मुस्कान जाने की नाम ही नहीं ले रही थी। धानी सोचना बंद करो। धानी झट से अपने मुस्कान गायब कर लेती है। नीरज बहुत देर तक उसके बालों में उंगलियां घुमाता रहता है। तकरीबन आधे घंटे बाद धानी की गहरी सांसों की आवाज़ उसे सुनाई देने लग जाती है, जो शायद सोते सोते सो गई थी। नीरज उसे अच्छे से बिस्तर पर रखता है और माथे को चूम लेता है और खुद उठकर ईशानी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जैसा कि उसने सोचा था, नन्हा शरद पूरे कमरे में हड़कंप मचा रखा था। रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। ईशानी नीरज और धानी का स्पेशल मोमेंट ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए ज़बरदस्ती शरद को अपने कमरे में रोक रखा था। वो बार बार घुटनियाँ चलकर दरवाजे पर आ रहा था और बाहर आने के लिए रो रहा था, लेकिन ईशानी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। नीरज दरवाज़ा खटखटा देता है। ईशानी हैरान हो जाती, इतनी रात को कौन हो सकता है। दरवाज़ा खोलती है तो सामने नीरज था। भाई, आप अभी तक सोए नहीं हैं? नहीं, लाओ इसे दो, तुम सो जाओ। नहीं भाई, मैं इसे संभाल लूँगी, आप सो जाइए ना। नीरज सरस की तरफ देखता है, जो ईशानी से गोद से उछलकर उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं सोएगा, मैं 1-2 घंटे में सुला कर दे जाता हूँ। भाई, आप परेशान हो जाएंगे, भाभी की नींद खराब होगा। ऐसे टाइम पे उससे नींद लेना चाहिए। नहीं होगी उसकी नींद खराब, ये रोता नहीं है, मैं खिला लूँगा। तुम सो जाओ, कल ऑफिस जाने के लिए तैयार रहना। नीरज शरद को गोद में लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। हमारी नन्हे शरद की मन की मुराद पूरी हो जाती है। जिन आँखों में अब तक आंसू डबडबाए हुए थे, अब उन आँखों में चमक थी और चेहरे पर हंसी थी। बहुत परेशान करती हूँ अपनी मम्मा को। बदले में शरद एक दांत दिखाते हुए खिलखिला उठता है। अब आवाज़ मत करना, बड़ी मम्मी तुम्हारी सो रही है। अब तुम बड़े बन गए हो, तुम्हारी बहन आने वाली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। नीरज की बात वो गंभीर होकर सुन रहा था, जैसे कितना ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगा। अब चलो, आवाज़ बिल्कुल ही मत करना। नीरज उसे सोफे पर लेकर बैठ जाता है। पूरा घर खिलौना का दुकान से कम नहीं था। हर कमरे में उसके टॉयज़ बिखरे हुए रहते थे। नीरज खिलौने के साथ खेलने लग जाता है। एक ज़माना था जब उसके हाथ में लैपटॉप और मोबाइल छूटता नहीं था, और एक आज का समय है जब बहुत इमरजेंसी होती थी तभी वो मोबाइल और लैपटॉप को छूता था। नहीं तो नीरज का ध्यान भटकते हुए देखकर नन्हा शरद गुस्से का शिकार कितना मोबाइल बन चुका था। रिया, अब मुझे नींद आ रही है। 10 बजे से शुरू हुआ दोनों की बातचीत का सिलसिला अब रात के 1 बज रहे थे। आप मुझसे बोर हो जाते हैं ना? नहीं रिया, सच में मुझे नींद आ रही है यार, सुबह मीटिंग है। एक तो आजकल सर सारा काम मेरे सर पर थोप देते हैं,
खुद तो शरद के साथ खेलने में व्यस्त रहते हैं। आप मेरे भाई की बुराई कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हारा भाई मेरे साथ अन्याय करता है। अरे थोड़ा तो रहम करे। होने वाला जीजा हूँ मैं, लेकिन काम करने की बजाय बढ़ाए जा रहे हैं। अब तो और आपको संभालना पड़ेगा, भाई के सर पर डबल जिम्मेदारी आ गई है। जब से फ़ोन किया है 4 बार बता चुकी हो। 5 बार सुनने में आपको तकलीफ़ हो रही है? नहीं रिया, लेकिन सच में मुझे नींद आ रही है। अब पूरे घर में बस मेरी ही आवाज़ गूंज रही है। अच्छा, कल मैं आपके घर आना चाहती हूँ। नहीं, ईशान सीधे रिया को मना कर देता है। वो नहीं चाहता था उसकी माँ की सोच रिया को पता चले और रिया के मन में अभी से ही कोई डर बैठे। क्या है ईशान, आप कभी मुझे अपने घर क्यों नहीं आने देते हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छोटा घर देखकर मैं आपके मजाक बनाऊंगी या कुछ कहूँगी तो आप गलत सोच रहे हैं। मुझे आपका बस प्यार पक्का चाहिए। मकान कच्चा भी है तो चलेगा। नहीं रिया, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़की नहीं आती है। ईशान को जो समझ आता है बहाना बना देता है। अरे हाँ, शादी से याद आया, भाई आज मुझे धमकी दे रहे हैं कि वो 1 साल शादी पोस्टपोन कर देंगे। 1 साल? लेकिन क्यों? रिया सारी बातें ईशान को बताती है, जिसे सुनकर ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। लेकिन सच में मैं भाभी के लिए बहुत खुश हूँ। उन्हें बच्चों का बहुत शौक़ था ना, आज उनकी विश पूरी हो रही है। लेकिन सोचो रिया, उनकी बेबी किस पर जाएगा, सर पर या भाभी पर? सर पर चला गया तो गुस्सा तो चलता फिरता दुकान हो जाएगा, और भाभी पर जाएगा तो गुस्से का कोई नाम ही नहीं होगा। नहीं ईशान जी, मुझे लगता है बेबी भाई पर जाएगा। जिस तरह से भाभी आज दिन में गुस्सा कर रही थी ना, ऐसी लग ही नहीं रही थी कि वो भाभी बोल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर भाई की आत्मा घुस गई है। तुम भी ना पागल हो, कुछ भी बोलती रहती हो। अब चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना। मेरी 9 बजे से पहले आँख नहीं खुलती है। थोड़ा जल्दी उठना सीखो, शादी के बाद ठीक रहेगा। क्या आप भी सुबह जल्दी उठ पाकर मुझसे सारे काम करवाएंगे? नहीं देवी जी, लेकिन ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, और ऑफिस जाने से पहले मैं चाहता हूँ हम दोनों टाइम स्पेंड करके जाएं। ओहो, तो बड़े बड़े अरमान हैं हमारे होने वाले पति देव जी के लिए। फ़ोन रख रहा हूँ। ईशानी को नींद आ जाती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर अतुल का नंबर उभर रहा था। हेलो, इतनी रात को फ़ोन किया है, सब ठीक तो है? हाँ, वो मैं वेट कर रहा था, तुमने आज फ़ोन नहीं किया। सॉरी, मुझे ऊपर आने में लेट हो गया था। भाभी प्रेग्नेंट है तो मैं किचन संभाल रही हूँ, और मैं ऊपर आई तब तक ये 11 बज चुके थे। मुझे लगा तुम सो गए होगे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तुम्हारी आवाज़ सुने बिना मुझे नींद आती है क्या? क्या कहा तुमने? मेरे कहने का मतलब है जब तक शरद को ना देख लूँ मुझे नींद नहीं आती है। कहाँ है मेरे बेटा? वो तो भाई के कमरे में है, भाई उसे लेकर गए हैं। फ़ोन मत करना, आप भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है। शरद ठीक है? ठीक है। इतना बात करने के बाद ईशानी के और अतुल के जुबान रुक जाते हैं। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा नींद डिस्टर्ब हो गया। इट्स ओके, मैं रखती हूँ। ईशानी झट से फ़ोन रख देती है। ऐसा लग रहा था उसे खुद को कि जैसे कोई चोरी कर रही हो। ये क्या हो गया था मुझे? अतुल का फ़ोन देखकर इतना घबरा क्यों गई थी? ऐसे नींद में उसका नंबर देखकर उसे डर लग गया था। सीना डर से अभी भी धड़क रहा था। कमरे का दरवाज़ा बजता है। ईशानी जाकर दरवाज़ा खोलती तो नीरज सर को कंधे पर सुलाए हुए खड़ा था।
अब ये आराम से सोएगा। अगर जगे तो मुझे दे देना बेझिझक। नहीं भाई, ये 5 बजे से पहले नहीं उठेगा। तब मम्मी जी ले जाती हैं। अब जाकर आराम से सो जाइए। ईशानी शरद को लेकर बेड की तरफ बढ़ जाती है। कोई भी धानी का कदम बिस्तर से नीचे नहीं रखने दे रहा था। सब इतना ख्याल रख रहे थे जिसे देखकर धानी कभी भी भावुक भी हो जाती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन ऐसा होगा। एक पति होगा, एक परिवार होगा, बच्चा होगा, इतना ध्यान रखेगा कि रानी की तरह रखेगा। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। धानी की प्रेगनेंसी देखते हुए शादी सच में 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाती है। 6 महीने बाद धानी का 7वां महीना रहता। ऐसे में लापरवाही करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और बेटी की शादी हो, घर वाले व्यस्त ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता था। अरविंद जी के बहुत अरमान थे रिया की शादी को लेकर, इसलिए शादी 1 साल के लिए टल जाती है, जिसे सुनकर रिया को थोड़ा दुख भी होता है। लेकिन अपने भाई भाभी की खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। देखते ही देखते 7 महीना बीत जाता है। नीरज धानी के हर नाज नखरे को उठा रहा था और धानी के आंसुओं के सैलाब को हंसते हंसते हुए सह जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा उसके आंसुओं को देखकर ही आता था। और धानी तो आजकल बात बात पर रोने लग जाती थी। आंसू तो उसके पहले भी बहुत बहते थे, लेकिन अब बिना आंसू के उसकी कोई बात ही नहीं होती थी और डॉक्टर ने के लिए नॉर्मल था। ऐसे समय में भावुक होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं था, इसलिए नीरज बस अंदर ही अंदर इरिटेट होकर रह जाता था, लेकिन धानी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। धानी के तो आंसू निकलते थे, लेकिन अरविंद जी उसे अच्छा खासा सुना देते थे। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी नए भाग के साथ। अगर कहानी अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।